थोड़ी देर पहले अदील ट्वीट आई है और आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेरे। तो ये एकदम से अचानक से रेजिग्नेशन की वजह क्या बनी है? देखें मारिया, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक पूरा फेज था आसिम सलीम बाजवा साहब का आना। सीपैक अथॉरिटी की जो लेजिस्लेशन है, उसके बाद अभी रिसेंटली जो एक इनॉग्रेशन हुई है ग्वादर फ्री जोन के फेज 2 का संग बुनियाद भी रखा गया है। तो ये पूरा एक फेज मुकम्मल हो गया। अगरचे आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे भी कि इसमें एक दो और रीजंस क्या थी, लेकिन वो फेज मुकम्मल कैसे हुआ। देखें, सीपैक के जो पहला फेज था ना, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर था, जिसमें तवानाई के मंसूबे आए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे आए। उनमें कंप्लीशन काफी हद तक हो चुकी है। अब अगले फेज में सीपैक जा रहा है, जिसमें जो सरकारी यानी जो इदारे हैं उनका रोल उस तरह से नहीं जिस तरह के दो हुकूमतों के दरमियान मुआहदे होते हैं, कोई कर्जे लेने हैं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट आनी है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस हवाले से एक वन विंडो ऑपरेशन, यानी इतने मंसूबे हैं, तवानाई के लिए अलग डील करना पड़ता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से डील करना पड़ता था, कोई जो दीगर इदारे हैं उनके लिए अलग से डील करना पड़ता था। तो एक सीपैक अथॉरिटी जो है उसका क़याम अमल में आया। एक वन विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कि एक ही जगह चाइनीज जो हैं उनको जो तमाम मामलात में अकोमोडेट किया जाए। उसके बाद जब सीपैक अथॉरिटी बन गई तो वो ऑर्डिनेंस जो है अपनी मुद्दत करने के बाद लैप्स कर गया। फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स करने के बाद उसके पास कानूनी शेल्टर ही नहीं था, बड़े मसाइल का सामना था। फिर उसके बाद इन्होंने एफर्ट करके और इस मामले को सेंसिटाइज करके और हुकूमत को इस मामले में एंगेज करके इस बात को यकीनी बनाया। फिर इस पे लेजिस्लेशन हुई, इस पे जब बिल बन गया और उसके बाद यानी ये जो फेज मुकम्मल हुआ है, ना सिर्फ बिल, इसका एक प्रॉपर एक्ट बन गया, एक सीपैक अथॉरिटी कायम हो गई है। ग्वादर फ्री जोन उसने मुकम्मल काम करना शुरू कर दिया है। ग्वादर फ्री जोन का जो फेज 2 है वो उसकी संगे बुनियाद रख दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2 जो जोन हैं खासतौर पे, जिसमें एक फैसलाबाद का है और एक जो रशकई वाला है, वहां काम शुरू हो गया है। बैरून मुल्क से कंपनियां आ गई हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में एक नई अपॉइंटमेंट भी होती है। नई अपॉइंटमेंट जो होती है उसमें जाहिर है जो खालिद मंसूर साहब ये मुआवने खसूसी सीपैक से मुतल्लिक होंगे। ये खालिद मंसूर साहब जो कि बुनियादी तौर पे एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के साथ भी काम करने का इनका बड़ा एक तजर्बा रहा है, वसी तजर्बा रहा है। इनके जो कारपोरेट तजर्बा है वो काफी ज्यादा है। तो इनको लाने के हवाले से जब ये फैसला हुआ कि इनको भी लाया जा रहा है, तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि जब ज्यादा लोग आ जाएं, जब ज्यादा मतलब एक काम, इसका तो मकसद ही वन विंडो था ना, इसका तो मकसद ही ये था ना कि वन विंडो हो जाए। अब एक मुआवने खसूसी भी आ जाएं। अच्छा, मैं चाहूंगी अदील थोड़ी सी आप आसिम सलीम बाजवा साहब की कुछ अचीवमेंट्स भी बता दें। जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह सीपैक का काम बहुत स्लो चल रहा था, स्पीड अप उन्होंने किया, अभी आपने वो भी बताया। मैं चाहूंगी थोड़ा सा और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता दें जो उन्होंने इस पूरे टेन्योर में। देखें, जो चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी जो है ना, जो सबसे ज्यादा असल में सीपैक पे काम कर रही है, जो वहां पर ग्वादर फ्री जोन जिसने एस्टैब्लिश किया है, जो वहां पर पोर्ट पे जो सबसे ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, उसके सरबरा जो हैं उनसे मेरी बात हुई वहां पर। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आसिम सलीम बाजवा साहब की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं, कि आप मुतमिन है चाइना, तो सबसे रेलेवेंट शख्सियत जो है वो गालिबन उनका नाम मिस्टर ज़ैंग था। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल मुतमिन हैं, चाइनीज गवर्नमेंट मुतमिन है और जिस तरह से ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है, सीपैक अथॉरिटी के जराये ये बताते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब का को एक कंसर्न ये भी था कि इतने लोग जब किसी मंसूबे में एक जैसी ऑलमोस्ट पोजीशंस पे आके बैठ जाएं, कि यानी एक जानिब प्लानिंग डिवीजन भी काम कर रहा है, असद उमर साहब इसको एक्टिवली वो भी देखते हैं, वो जेसीसी को उसकी मुश्तरका सदारत करते हैं, जो उनका सबसे बड़ा फोरम है, इसका इजलास भी अभी होना है। तो ऐसे में अब ये देखें कि इससे पहले भी आसिम सलीम बाजवा जो हैं
वो जब वजीर आजम के मुआवने खसूसी जो थे इतलात के मामले में, उन्होंने खुद रिजाइन किया था। ये नहीं था कि कोई किसी किस्म का कोई मसला, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कि ये इस वक्त पॉलिटिकल वो क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गई है। तो जब यहां भी उन्होंने ये देखा कि एक ऐसे पीएम जो है उनको लाया जा रहा है, चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए लाया जा रहा है, तो लोग ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने खुद से रिजाइन किया। और वो कह रहे हैं जी कि मैं मुतमईन हूं कि मैंने वो फेज मुकम्मल कर दिया है, अब आगे चीजें बहुत आसान है, चीजें मुतय्यन हो गई हैं, रस्ते मुतय्यन हो गए हैं, अब आगे चीजें कुछ ऑटो पे चलेंगी, वन विंडो का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो गया, कानून आ गया है, तो ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है अदील, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नाज़रीन, कराची हमले पर लॉकडाउन होना है नहीं होना, विफाक और सिंध में बहुत बड़ी इस वक्त जंग चल रही है। एक सिस्टम प्रूव हो चुका हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन ही एक स्ट्रैटेजी है। अदील, कमर जमान कारा साहब भी मैं ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आपसे आगाज करूंगी। ये बताइएगा कि हमेशा से लॉकडाउन के ऊपर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ जाती है? एक चीज जब प्रूव हो चुकी हुई है तो उसके बाद भी इतनी कंफ्यूजन है, इसकी क्या वजह है? देखें, 18वीं तरमीम के बाद ना वैसे ही बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन पैदा होगी। हुआ ये कि 18वीं तरमीम का मकसद तो ये था ना कि सूबों को एम्पावर किया जाए, सूबों को एम्पावर किया जाए, खास तौर पे सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, सियाहत में, स्पोर्ट्स में। तो ये वो शोबे हैं जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है। अब ये जो कोविड का इशू है, ये जो लॉकडाउन से, ये अगरचे इसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी आ जाते हैं, इसमें पॉलिसी मेकिंग भी आ जाती है, इसमें सेहत के इश्यूज भी आ जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें सिंध हुकूमत अच्छी भी कर रही है। ये नहीं है कि हम जो कहते हैं ना कि सिंध में सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है। सिंध में बहुत चीजें अच्छी भी हो रही हैं। अब वहां के जो हॉस्पिटल हैं बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है ना, ये दुनिया भर में जो कोविड से रिलेटेड जितने भी जो इस तरह के डिसीजंस हैं, उनमें वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो भी डिसीजन लेती हैं, वहां की मुकामी हुकूमतें भी डिसीजन लेती हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया डिसाइड करती है, लेकिन एक कराची के मामले पर और सिंध के मामले पर वफाक के साथ इस वक्त जो चल रहा है, इसमें सियासत ज्यादा हो रही है। जी, कारा साहब हमारे साथ मौजूद है। जी कारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें अगरचे वाजे भी हैं, कुछ गैर वाजे भी हैं। ये जो सिंध और वफाक के दरमियान ये जो खींचातानी चल रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या वफाक नहीं कह सकता सिंध को के कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, क्या वफाक को यह कहने का इख्तियार नहीं है कि जो पॉलिसी होनी चाहिए वो मुल्की सतह पर बननी चाहिए? देखिए, मामले को जरा थोड़ा सा खोल के देखिए ताकि आपके सामने चीजें आ जाएं। सिंध हुकूमत ने जब से कोविड का इशू आया, उन्होंने प्रोएक्टिवली उसमें रोल प्ले किया। और कराची हमारा क्योंकि बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, सिटी है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों इलाकों से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग होती है। उसके नतीजे में वहां लोगों के प्रॉब्लम और इस तरह की वबा ज्यादा फैल जाती। उसके ऊपर उन्होंने बड़े प्रिकॉशंस लिए और वो फायदामंद रहे, उसको अप्रिशिएट किया सब लोगों ने। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने भी काम किया। अब दोबारा एक खतरनाक वेरिएंट जिसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है कराची के अंदर, इन्हें 30% से क्रॉस कर जाना बहुत खतरनाक मतलब है, रेड अलर्ट वाली बात है ये। और उन्होंने वहां पे फैसला किया कि लॉकडाउन कर दिया जाए और बाजार बंद किए जाएं और तो दफ्तर बंद किए जाएं। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही और ये लोगों के साथ, वहां लोगों के नेचुरल उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है कि जी हमारा कारोबार है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। ये एक सारी दुनिया के अंदर ये फैक्टर रहा। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है तो क्या वो अपने लोगों की दुश्मन है? क्या वो अपने मिजाज के खिलाफ या अपने पॉलिटिकल मुफाद के भी चले यही कह ले कि अपनी पॉपुलैरिटी को डैमेज करना चाहती है, खुद अपने लोगों को तकलीफ में डालना चाहती है? ऐसा नहीं है। लेकिन एक पॉपुलर नीचे से आवाज उठती है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी मुखालफत करने का मतलब यह है कि वो ये तासर दे रहे हैं कि ये सिंध के लोगों के, कराची के लोगों के हमदर्द हैं और सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। हालांकि वो मैंडेटेड है, वो सिंध के लोगों के नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से
सिंध जो है वो बाकी सारे सूबों से और मरकज से ज्यादा बेहतर इलाज मुआवजे फराहम कर रहा है लोगों को। आज भी NICVT का कोई जवाब नहीं है। उनके यहाँ जो लिवर एंड किडनी का इशू है उसके हॉस्पिटल्स हैं, कोई जवाब नहीं है उनका। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, 100% फ्री इलाज होता है। तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक अगली पॉलिटिक्स करना है। फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के अगर किसी सूबे के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर बात की जाए तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और ये मिजाज है इमरान खान साहब का, उनकी हुकूमत का, कि वो अपने मुखालिफिन के ऊपर हर तरह का हमला करना अपना